हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईंधन का सेकंड पार्ट। ईंधन का फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और आज जो है वो है ईंधन का सेकंड पार्ट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीवाश्म ईंधन और अन्य प्रकार के ईंधन जो कि भविष्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसी श्रृंखला में पहला जो पॉइंट है वो है हमारा जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन जैसा कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, जीवों का अंश, जिस प्रकार के ईंधन में जीवों का अंश हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। इसमें सबसे पहला ईंधन है कोयला। कोयला हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कोयला उसी का एक जो है मिश्रण है। कोयला मुख्यतः कार्बोनिफेरस काल की चट्टानों से पाया जाता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के काल, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के कालों को डिवीजन कर रखा है, जैसे कार्बोनिफेरस काल, जुरेसिक काल। जिस भी समय में जिस प्रकार के जीवों की या किसी विशेष वस्तु की उपस्थिति रही हो, उसी के आधार पर हमने विभिन्न प्रकार के कालों का वर्गीकरण कर रखा है। कार्बोनिफेरस काल की अगर हम बात करें तो कार्बोनिफेरस काल में कार्बन की उपलब्धता मुख्य तौर पर रही थी और इसी वजह से उस काल को हम कार्बोनिफेरस काल कहते हैं। तो कार्बोनिफेरस काल से ही क्या निकाला गया, कोयला निकाला गया। कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, हम सभी जानते हैं, बचपन से कोयला पढ़ते आ रहे हैं। कोयले के 4 प्रकार हैं और अगर हम बात करते हैं अच्छे से बुरे से यानी घटिया से अच्छे किस्म पे, तो सबसे पहले है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। कभी कभी हम इस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसका हम एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। देखिएगा, कोयले के प्रकार पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो आप इसे याद कर सकते हो पीली बीए, पीली बीए यानी पीली साड़ी पहनने वाली महिला ने क्या कर लिया, बीए कर लिया। ठीक है ना। तो पी का मतलब तो हो जाएगा आपका पीट, ली का मतलब हो जाएगा लिग्नाइट, पी का मतलब पीट, ली का मतलब लिग्नाइट, बी का मतलब बिटुमिनस, बिटुमिनस और ए का मतलब हो जाएगा एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। तो ये चारों प्रकार के जो कोयला है हमने घटिया से अच्छे किस्म की तरफ हमने पढ़ लिया है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ध्यान रखिएगा, अगर कोयले में, ध्यान रखना, अगर कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है तो कोयला अच्छा होता है, और यदि कोयले में कार्बन की मात्रा, अगर कोयले में कार्बन की मात्रा कम है तो कोयला घटिया है। उसके विपरीत अगर लोहे में कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो लोहा घटिया है। ध्यान रखिएगा, 2 बात ध्यान रखना। अगर कोयले में कार्बन की मात्रा, कोयले में अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा, तो कोयला कैसा होता है, तो कोयला हमारा हो जाएगा अच्छा। इस बात को ध्यान रखना, कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है तो इस प्रकार कोयला अच्छा माना जाता है। अब हम थोड़ा सा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट इस प्रकार के कोयले का हम पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे ये कार्य करता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पीट में, तो पीट में 60% तक का कोयला 60% तक का कार्बन पाया जाता है। अगर बात करते हैं लिग्नाइट में, तो लिग्नाइट में 67% तक कार्बन पाया जाता है। अगर हम बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस में 87% तक का कार्बन पाया जाता है। और बात करें अगर हम एंथ्रेसाइट की, तो एंथ्रेसाइट में जो कार्बन है वो 90 से 97% तक कार्बन पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, अगर कोयले में कार्बन ज्यादा होता है तो कोयला अच्छा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगर लोहे में कार्बन ज्यादा होता है तो लोहा अच्छा नहीं होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमारे भारत में, पूरे भारत की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बिटुमिनस कोयला जो है वो सबसे ज्यादा जो है उपलब्ध है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना कि भारत में सबसे ज्यादा, भारत में
भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जो कोयले की उपलब्धता है वो है बिटुमिनस प्रकार के कोयले की। देखिएगा, एंथ्रेसाइट कोयला बहुत ही कम मिलता है। जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पर यह कोयला हमारे भारत में पाया जाता है। अदरवाइज जो कोयला है वो हम लिग्नाइट और बिटुमिनस से ही काम चलाते हैं, यही प्रचुर मात्रा में है। तो ये हमारी बात हो गई कोयले के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं फिर हम अगले ईंधन की तरफ। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला भूरा कोयला कहलाता है? ऑप्शन पी था लिग्नाइट था, बिटुमिनस था, एंथ्रेसाइट था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका लिग्नाइट। तो भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट कोयला कहते हैं। अब जैसा कि क्रम चल रहा है उसी के आधार पर देखो, धुआं ज्यादा देता है, उससे कम, सबसे कम। ऊष्मीयमान इसका सबसे कम होता है, इसका इससे ज्यादा होता है, इससे और ज्यादा, इससे और ज्यादा। तो ये सारी बातें इसके कार्बन की मात्रा के रेशो, उसके परसेंटेज से ही पता चल गई है। तो हमें इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत ही जो क्वेश्चन कॉमन है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कोयला यानी कार्बन के रेशो के अनुसार उसे बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में लिखिए। तो मैंने आपको ये बात पहले ही समझा दी है। दूसरी बात, भारत में कौन सा कोयला प्रचुर मात्रा में है वो आपने बता दिया है, बिटुमिनस। और बात करते हैं किस कोयले को हम भूरा कोयला कहते हैं, तो वो भी आप बता देंगे। उस कोयले का नाम है कौन सा? आपका लिग्नाइट। चलिए चलते हैं हम आगे। हाँ जी, अब बात आती है पेट्रोलियम। हमने जो है हम पढ़ रहे हैं जीवाश्म ईंधन, उसमें हमने कोयला पढ़ लिया। जो जो क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी श्रृंखला में एक है आपका पेट्रोलियम। देखिएगा, कई बच्चे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल सभी एक जगह ही बता देते हैं, लेकिन जो बात है हम इन सभी पदार्थों को पेट्रोलियम कहते हैं। देखो, पेट्रोलियम है क्या? गहरे भूरे रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के द्वारा पाया जाता है। जब बहुत सारे ये तलहटी में होता है, जब काफी लंबे समय तक जीवाश्म या विभिन्न प्रकार की वनस्पति क्रियाओं के द्वारा जमीन के गर्भ में इस प्रकार का एक मैटर तैयार हो जाता है और उसे ही हम बोल देते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन के द्वारा, प्रभावी आसवन क्या विधि है? देखिएगा, आपने देखा होगा, साइंस में काफी पढ़ा होगा, 10th 12th में बहुत शुरू में ही हमने ये पढ़ लिया था कि विभिन्न प्रकार के क्वथनांक के अंतर के आधार पर, यानी किसी चीज की बॉइलिंग किस आधार पर है, उसके अंतर के आधार पर चीजों को या वस्तुओं को पृथक करना, उसे ही हम बोलते हैं प्रभावी आसवन। तो आसवन विधि में क्या होता है? गर्म करके किसी पदार्थ को उसके तापक्रम के अंतर के आधार पर जो है पृथक करना ही क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। चलिएगा, जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम घर में दूध उबालते हैं, तो अगर आप उसे टेम्परेचर देंगे तो होगा क्या? जो पानी है, दूध का जो पानी है वो पहले ही एक टेम्परेचर आते ही क्या करना शुरू हो जाता है? बर्न होना, यानी भाप बनना शुरू हो जाता है। तो उसका भी एक टेम्परेचर होता है। तो इसके द्वारा हम दूध और पानी को थोड़ा अलग अलग कर सकते हैं। तो यही प्रभावी आसवन की एक प्रक्रिया है जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। चलिए, अब पेट्रोलियम यह हाइड्रोकार्बन सल्फर के यौगिक का जटिल मिश्रण है। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण था कोयला, लेकिन अगर सल्फर वर्ड आ जाए, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हमें इनको पहले वाला जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसे ही आपको बार बार नहीं पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, कोयला दे दिया, पेट्रोलियम के विभिन्न प्रकार के तत्व दे दी, जिसे केरोसिन दे दिया, और पूछा गया निम्नलिखित में से किसमें सल्फर की मात्रा अनुपस्थित है? तो इसका आंसर है कोयला। कोयले में मुख्य तौर पर इतना ज्यादा सल्फर नहीं होता है। इसके स्ट्रक्चर में ही, पेट्रोलियम के स्ट्रक्चर में ही हाइड्रोकार्बन प्लस क्या है? सल्फर है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम टर्शियरी क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, हमने कोयला कहां पढ़ा था? कोयला पड़ा था कार्बोनिफेरस की चट्टानों से। खैर, उसके नाम में तो कार्बन आ रहा है तो हमें पहचानने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर
पेट्रोलियम की बात आती है तो हमें क्या कर देना है, टर्शियरी कुल की चट्टानें। तो टर्शियरी से आपको याद कर लेना है टैक्सी। भाई टर्शियरी से आप ट्रिक याद कर लेंगे, टैक्सी। अच्छा, जो टैक्सी होती है उसमें हम क्या भरवाते हैं, हम टैक्सी को अच्छे से चलाने के लिए, टैक्सी को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम उसमें डलवाते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोल। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम कहां से प्राप्त हुआ, टर्शियरी कुल की चट्टानों से। अब नहीं भूलेंगे आप, आई थिंक ये मैंने आपको इसका याद करने का तरीका भी समझा दिया है। देखिएगा, पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवयव जैसे स्प्रिट है, डीजल है, केरोसिन है आदि जो है प्राप्त किए जाते हैं। अब हम इनका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, क्या इनका फॉर्मूला है, किस कार्बन की किस श्रृंखला में, किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। आइए अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं हम आगे इसे पढ़ने के लिए। चलिए, अब इनमें सबसे पहले आता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल, मैंने पेट्रोलियम बोल दिया। पेट्रोलियम हम पूरे एक मैटर जिसमें सब कुछ मिश्रण होता है उसे कहते हैं। जब हम उसे प्रभावी आसवन के द्वारा अलग करते हैं तो हमें पेट्रोल मिलता है, हमें केरोसिन मिलता है, हमें बेंजीन मिलता है, ईथर मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो उनमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है पेट्रोल। इसे गैसोलीन भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोल का अन्य नाम क्या है, गैसोलीन। ओके, अच्छा, इसका जो कार्बन की जो श्रृंखला है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, C6 से C8 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इसे हम लर्न कैसे करें। तो देखिएगा भाई, आप जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आप जो है पेट्रोल पंप पर खड़े हुए व्यक्तियों से अड़ जाते हैं। क्या अड़ते हैं कि भैया देखो हमें दिखा दो कितने का पेट्रोल भरा, क्या भर रहे हो, क्या कमी कर रहे हो, कहीं आप जो है बेईमानी तो नहीं कर रहे हो। तो हम उनसे अड़ गए। तो अड़ने का मतलब हो जाएगा 68। अड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, 68। देखिए, अब 68 में एक तो 6 वर्ड है, एक तो 6 न्यूमेरिकल है और एक है 8 न्यूमेरिकल। तो 6 और 8 यानी कार्बन के C6 से कार्बन C8 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, उसे हम क्या बोलेंगे, पेट्रोल। ओके, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है। बात आती है केरोसिन। इसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, सभी लोग इसे जानते हैं। अच्छा, C10 से C15 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसे 200 से 300 डिग्री पर पेट्रोलियम को, देखो यहां पेट्रोलियम लिखा हुआ है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम में प्रभावी आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं कि सभी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, सभी केरोसिन हो या पेट्रोल हो या आने वाली जो भी पदार्थ हो, वो सभी प्रभावी आसवन विधि के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिएगा, यहां पर हमें क्या याद करना है कि जो है केरोसिन का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण क्या है, C10 से C15। तो आपको याद कैसे करना है, मैं जो है 15 रुपए, 10-15 रुपए का जो है केरोसिन लेकर आई। भाई केरोसिन बहुत सस्ता होता है, 10-15 रुपए का आपको आधी एक बोतल मिल जाती है। तो मैं 10-15 रुपए की एक केरोसिन क्या लेकर आए, हम एक केरोसिन की बोतल लेकर आ गए। तो केरोसिन की बोतल का रेट था 10 से 15, यानी कार्बन C10 से C15 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण तो हो जाएगा केरोसिन, और पेट्रोल वाले से हम अड़ गए तो C6 से C8 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण हमारा हो जाएगा पेट्रोल। ओके, चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अच्छा, अब है डीजल। देखिए, डीजल से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से सुनिएगा। डीजल का जो हाइड्रोकार्बन का जो मिश्रण है वो है C15 से C20। ठीक है ना, 15 से 20 ये डीजल है। तो डीजल वैसे भी आपको पता है, मुख्य तौर पर पेट्रोल और डीजल में अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा। डीजल भारी वाहनों में यूज किया जाता है। भारी वाहनों को बल देने के लिए पेट्रोल से काम नहीं चलता है, डीजल से ही काम चलता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा अगर हम डीजल किसी वाहन में डलवाते हैं या कोई गाड़ी डीजल की होती है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। पेट्रोल से उसका इंजन या अन्य प्रकार के इक्विपमेंट बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, जबकि डीजल से
उस जो भी आपका गाड़ी है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल से कई गुना अच्छा होता है डीजल। तो डीजल का क्या बताया मैंने आपको, भारी वाहनों में हम डीजल का यूज करते हैं और सबसे भारी है तो इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी बड़ा है, 15 से 20 अभी तक किसी का भी नहीं आया है। तो C15 से C20 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है डीजल। अगर हम पेट्रोलियम को 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं प्रभावी आसवन के द्वारा तो हम डीजल प्राप्त कर लेते हैं। और डीजल के अब प्रकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीन डीजल है, ULSD है, LSD है और DIQ है। ये आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा। ऐसा है, सबसे पहले ग्रीन डीजल, ये बहुत ही बढ़िया होता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, डीजल का आप मानक डीजल को अच्छा कब बताएंगे, अगर किसी डीजल में सल्फर की मात्रा ज्यादा है तो वो डीजल खराब है। गौर से सुनिएगा, डीजल में सल्फर की मात्रा ही डीजल का अच्छा, उसकी गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी है उसको निर्धारित करती है। अगर सल्फर ज्यादा है तो डीजल क्या है, कम अच्छा है, और सल्फर अगर कम है तो डीजल बिल्कुल अच्छा है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रीन डीजल, तो देखिएगा इसका नाम ही ग्रीन डीजल है। हमारी ग्रीनरी को देखते हुए, पर्यावरण के लिए देखते हुए इस डीजल का जो है इस डीजल को बनाया गया है और इसे यूरो मानक प्राप्त, ध्यान रखना यूरो सबसे जो है ऊपर की एक मुद्रा है और इसे यूरो मानक प्राप्त है। इसमें सल्फर की मात्रा 0.001% तक होती है जो कि सबसे कम है। देखिएगा सल्फर की मात्रा बहुत ही कम है, इसीलिए ये सबसे अच्छा क्या है, डीजल है। बात करते हैं ULSD, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, यानी इसमें सल्फर तो है लेकिन सल्फर की मात्रा कम है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, किसे सिटी डीजल कहते हैं। सिटी डीजल जो जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, तो मुख्य तौर पर सिटी डीजल जो है उसे कहा जाता है ULSD को, यहां मैंने लिख दिया है, किसे सिटी डीजल की संज्ञा दी गई है तो वो कौन सा है, ULSD। अब हम जो पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट तो ग्रीन ही है लेकिन उससे कम अच्छा ULSD है और इसमें जो है 0.01% यानी थोड़ा सा ज्यादा, यहां पर सल्फर की मात्रा कम है, इससे थोड़ी ज्यादा 0.01% तक क्या होती है, सल्फर की मात्रा रहती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो LSD लो सल्फर डीजल, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, सल्फर की मात्रा कितनी है 0.05, थोड़ी सी मात्रा इसमें बढ़ गई है, लो सल्फर डीजल, यानी इसमें है लो सल्फर डीजल, बहुत जो ये डीजल है बहुत ही लो किस्म का है, ठीक है ना। तो लो सल्फर डीजल है, लो किस्म का है, तो इसके जो सल्फर की मात्रा है 0.05 थोड़ी बढ़ गई है। और अगर बात करते हैं DIQ डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, यानी सबसे घटिया किस्म का जो डीजल है उसमें सबसे ज्यादा सल्फर की मात्रा होती है 0.5%। तो अगर आपसे बात करें कि सबसे घटिया किस्म का अगर डीजल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा DIQ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपसे डीजल को ये जितने भी DIQ है और LSD है, ULSD है और ग्रीन डीजल है, इन्हें आप सल्फर की उपलब्धता के आधार पर, सल्फर की मात्रा के आधार पर इन्हें आप अरेंज करिए। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। दूसरा क्वेश्चन, किसे सिटी डीजल की संज्ञा दी गई है, तो वो हमारा हो जाएगा ULSD। ओके, चलिएगा अब अगर हम आगे बात करते हैं, ये हमारे अब अगला जो पॉइंट है वो है भविष्य के ईंधन। देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, इनका निरंतर दोहन होता आ रहा है, परंपरागत सोर्स हैं, ये परंपरा से हम इन्हीं का यूज ले रहे हैं, चाहे आप बिजली बनाने के लिए लीजिए, चाहे आप ऊर्जा के लिए लीजिए, जिस भी साधन के रूप में अगर हम ले रहे हैं, तो ये जो ईंधन है जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, काफी लंबे समय से ये जो है अग्रसर है और कहा जा रहा है कि 2050 तक इनकी मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाएगी, यानी बहुत ही कम पहुंच में रहेंगे। इसलिए आज हम गैर प्राकृतिक सोर्स अपना रहे हैं ऊर्जा के लिए, चाहे ईंधन हो। जैसे हम आज सौर ऊर्जा पर बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं,
इवन राजस्थान सौर ऊर्जा नीति अपनाने वाला पहला स्टेट भी बना हुआ है। इस सब को देखते हुए अब हम कुछ ऐसे ईंधन की तलाश कर रहे हैं जो भविष्य में उनकी मात्रा भी प्रचुर हो और उनसे जो है दोहन करने पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्राएं बना रहे और उनका जो है नेगेटिव इफेक्ट भी लोगों पर या हमारे पर्यावरण पर नहीं पड़े। और उनमें सबसे पहला जो है वो है हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है हाइड्रोजन। ऊर्जा का सबसे पावरफुल सोर्स है, सबसे शक्तिशाली सोर्स है, आपको पहले से ही पता है, ऊष्मीय मान जबरदस्त है इसका। प्रयोग वाहनों में, औद्योगिक इकाइयों में, इंजनों में मुख्य तौर पर इसका यूज होता है। तीसरी बात, सबसे एक अच्छी इसकी विशेषता यही है कि हाइड्रोजन को जलाने पर यह पुनः पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात क्या हुई, ये हमारे पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली है, ठीक है ना, हमारे पर्यावरण को काफी ठीक रहता है। जब ये जलेगा तो प्रदूषण होगा ही नहीं। आप देखिएगा आज हम गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर गाड़ी में दिक्कत आती है तो वो धुएं में, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। लेकिन अगर आप सोचिएगा, अगर हाइड्रोजन का ईंधन हमारी गाड़ियों में शुरू हो जाए डलना और जब वो बर्न हो, जब उसका कंजप्शन हो, तो बर्न होने के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, कितना बढ़िया है कि प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी बात यही है कि हाइड्रोजन को जलाने पर वो पुनः पानी में बदल जाता है और इसी वजह से प्रदूषण भी नहीं होता। अगली अगर हम इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की मात्रा भी प्रचुर है, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे प्रकृति में, हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन की उपलब्धता भी काफ़ी है, तो इसको कमी होने की संभावना भी कोई ऐसी नहीं है। और सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट यूज है, रॉकेटों में प्रणोदक ईंधन, प्रणोदक का अर्थ होता है आगे ले जाना, तो जो रॉकेट है उनमें प्रणोदक ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, हाइड्रोजन के इतने सारे यूजेस हैं, लेकिन फिर भी अभी इसको प्रॉपर रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कारण ये है कि इसके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा जो है सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा लेबनान में, लेबनान में विस्फोट हुआ था, अमोनिया नाइट्रेट का कारखाना विस्फोट से हो गया। तो चीज़ों को यूज करने से ज़्यादा आप उनके एडवांटेज प्राप्त कीजिए, लेकिन उनके रख रखाव का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊष्मीयमान है, अगर थोड़ी सी भी दुर्घटना होती है तो जितना इसका लाभ है उससे कई ज़्यादा हमें हानि उठानी पड़ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लेथरेट। ये बहुत ही बढ़िया ईंधन है, देखिएगा क्लेथरेट है क्या, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा होता है, ये पारदर्शी होता है, ध्यान रखिएगा कैसा होता है ये, पारदर्शी। अब इसमें यह ईंधन पानी के अणुओं के बीच फंसी हुई मीथेन गैस है। एक्चुअली है क्या, देखिएगा, जब कोई पानी है और पानी बहुत लंबे समय तक अगर किसी स्थान पर भरा होता है तो उस पानी के ऊपर खुद का ही एक प्रेशर कार्य करता है, एक दाब होता है, और वो जो दाब है, पानी पर जब दाब पड़ता है तो वो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने के बाद वो मीथेन गैस को भी जकड़ लेता है, और इसी के परिणाम स्वरूप एक ईंधन का विकास होता है जिसे हम कह देते हैं क्लेथरेट। समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लेथरेट क्या है आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, जब पानी के ऊपर दाब लगता है तो वो हाइड्रोजन के अणुओं को जकड़ लेता है, हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाता है, और उसी बॉन्ड में वो मीथेन गैस को जकड़ लेता है, और इसके फलस्वरूप तलहटी पर पारदर्शी, जैसे बर्फ होता है ना, पारदर्शी एक जो है ईंधन का प्रयोग होता है। मुख्य तौर पर एक गैस ही होती है और ये आसानी से नहीं निकलती है, इसे फिर मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्लेथरेट। ओके, समझ में आपको ध्यान रखना है इसके बारे में भी। अच्छा, लास्ट और फाइनल है गैसोहॉल। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ही सस्ता विकल्प है ईंधन का। इसमें क्या होता है, गन्ने के रस को जब हम किण्वन करते हैं और किण्वन के बाद में किण्वन के द्वारा उससे हम तैयार करते हैं एल्कोहल। ओके, एल्कोहल में जब हम पेट्रोल मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही बोलते हैं गैसोहॉल। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने पूरा लिखा है, लेकिन मुख्य तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो है क्या ये, तो आपको बताना है पेट्रोल प्लस, और क्या है, पेट्रोल प्लस एल्कोहल।
पेट्रोल प्लस एल्कोहल का मिश्रण, पेट्रोल प्लस एल्कोहल का मिश्रण ही क्या है, गैसोहोल है। ओके, दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आप बताएं कि गैसोहोल में पेट्रोल और एल्कोहल का रेशो क्या होता है। रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका रेशो है 3:1, यानी एल्कोहल का रेशो 1 है और पेट्रोल का रेशो 3 है। तो 3:1, यानी मान लीजिए 400 केजी हमने बनाया तो 100 तो इकाई हो जाएगी एल्कोहल की और 300 इकाई हमारी हो जाएगी पेट्रोल की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देखिए एल्कोहल आप थोड़ा सा भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा ना, तो एल्कोहल थोड़ा ही काफी होता है, यानी रेशो कम है, और पेट्रोल का रेशो कितना हो जाएगा बेटा, 3। तो ये आपका हुआ ईंधन का चैप्टर कंप्लीट। आने वाले वीडियो में हम और कुछ पढ़ेंगे चैप्टर, जैसे हम एक जलवायु का रीट में दे रखा है तो हम जलवायु पढ़ेंगे, उसके बाद में त्योहार है, त्योहार पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। आप जो भी आपने ये पढ़ा है ईंधन, इस पूरे चैप्टर को यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे आपके लिए है, आप मुझे ये बताएंगे कि ऑक्टेन और सिटेन संख्या क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ऑक्टेन और सिटेन संख्या क्या होती है। अगले वीडियो में मैं आपको ऑक्टेन और सिटेन के बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।